हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आइंस्टीन फॉर एवरीवन बुक का चैप्टर 3 कवर करेंगे। चैप्टर 3 जिसका नाम है आइंस्टीन हू। इसमें आइंस्टीन की लगभग एक बेसिक बायोग्राफी दी गई है, उनके लाइफ की समझ एक शॉर्ट समरी दी गई है। उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी एजुकेशन, उनके लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। और हमारे 2 चैप्टर पहले से ख़त्म हो चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली हेडिंग जो है, नाम है यंग अल्बर्ट। इसमें राइटर कहते हैं आइंस्टीन की जो लाइफ थी वो शुरुआत से बहुत आसान नहीं थी, वो उनके अनुकूल नहीं थी। वह 30 साल के हो गए थे, उसके बावजूद उन्हें एकेडमिक साइंटिस्ट के तौर पर उपलब्धि हासिल नहीं हुई, ना ही वह एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बन पाए। आइंस्टीन जब बच्चे थे तो वह बहुत देर से बोलना शुरू किए और उनकी जो स्पीच होती थी वो ऑकवर्ड होती थी। घर के मेंबर जो थे उन्हें सुस्त कहते थे। उनकी बहन माजा, जो कि उनसे 2 साल छोटी थी, वो अल्बर्ट से कहती थी कि तुम कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से रिहर्सल कर लिया करो और अपने लिप्स को स्लो स्लो मूव किया करो। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेकार थी, पर उनके पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं था। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेकार होने का कारण था कि वह लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। वो केवल खुद के अंदर खोए रहते थे। वो इंटरनली फोकस करते थे और नेचर और ब्यूटी से फैसिनेट रहते थे। उनका फोकस अपने अंदर की ओर होता था। जो भी अथॉरिटी उनको नियम या रूल्स को फॉलो करने के लिए फोर्स करती थी, उसके लिए वह एक असभ्य और विद्रोही माने जाते थे। आइंस्टीन अपने आप में प्राउड करते थे, अपने आप को लोन वुल्फ समझकर। वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहते थे। वह मानते थे कि लंबे समय तक ना समझी। वह दूसरों की ओपिनियन के बारे में बहुत ही कम चिंता करते थे। आइंस्टीन हमेशा जर्मन स्कूल से नफरत करते थे, क्योंकि जर्मन स्कूल में ऊंच नीच या भेदभाव की भावना होती थी। यंग आइंस्टीन को कई बार स्कूल से निकाल दिया गया था। जब आइंस्टीन 15 साल के थे तो उनके पिता का बिजनेस डूब गया था और उनकी फैमिली अपने भविष्य को सुधारने के लिए इटली आ गई और अल्बर्ट को वहीं छोड़ दिया अपनी लास्ट 3 इयर्स हाई स्कूल को पूरा करने के लिए। पर वो वहाँ नहीं रुके। उन्होंने अपने हाई स्कूल को ड्रॉप किया और इटली आ गए, अपनी फैमिली को दोबारा रिजॉइन किया और अपनी जर्मन सिटीजनशिप को रीअनाउंस किया। एक 17 साल की उम्र में मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना लोगों के लिए मोटिवेटेड हो सकता है, पर आइंस्टीन के लिए एक श्राप था। उसके बाद उन्होंने ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, जो कि स्विट्जरलैंड में था, एडमिशन के लिए अप्लाई किया। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक एक यूरोप का कोई टॉप यूनिवर्सिटी नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास पीएचडी प्रोग्राम भी नहीं थे। आइंस्टीन ने वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, पर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच में बहुत ही कम मार्क्स पाया था। फिर आइंस्टीन को एडवाइस किया गया कि वह पहले अपनी हाई स्कूल पूरी करें और फिर ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में अप्लाई करें। फिर आइंस्टीन स्विस विलेज ऑफ अरो में, जो कि एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ पे उन्होंने अपनी हाई स्कूल को पूरा करने के लिए एडमिशन ले लिया। इस स्कूल का अप्रोच जॉन पेस्टोलॉजी के फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पर बेस्ड था। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, विजुअलाइजेशन की आज़ादी थी और हर एक स्टूडेंट को नेचर किया जाता था और उसके इनर चाइल्ड को जिंदा रखा जाता था। आइंस्टीन जब स्कूल में पढ़ रहे थे, पहली बार उन्हें एक थिंकिंग आई जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लीड करती है। उन्होंने इमेजिन किया कि अगर वो एक लाइट बीम के बगल में उसकी बराबर रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो क्या लाइट बीम उन्हें रुकी हुई महसूस होगी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट मोशन ना करे। इस दुविधा को सॉल्व करने में आइंस्टीन को कई डिकेड लग गए और अगले साल उन्होंने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में फिर से अप्लाई किया और उन्हें एडमिशन भी मिल गया। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और सेकेंड ईयर के आखिरी में उन्होंने क्लास में रैंक फर्स्ट भी हासिल किया। धीरे धीरे आइंस्टीन की बदतमीजी और टीचरों का रिस्पेक्ट ना करने के कारण एक इशू बन गया।
और उन्होंने जल्दी ही टीचरों की नाराज़गी को हरण किया। एक मैथ के प्रोफेसर जो कि हरमन मिनोस्की थे, उन्होंने आइंस्टीन को एक लेजी डॉग भी कहा। आइंस्टीन की आदत थी, उन्होंने अपने एक प्रोफेसर को, जिन्हें उन्हें हर प्रोफेसर वेबर कहना चाहिए, पर वह उन्हें हर वेबर कह के बुलाते थे। आइंस्टीन हमेशा क्लासेस को स्किप कर देते थे क्योंकि क्लासेस बोरिंग होती थी और वो असाइनमेंट को भी पूरा नहीं करते थे। एक अनदर फिजिक्स प्रोफेसर जियान पर्नेट, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो कोई ख़ास पसंद नहीं थे। उन्हें केवल एक तरह का एक्सपेरिमेंट पसंद था, जो कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट होता था, जो कि उनके दिमाग में चलता था। प्रोफेसर पर्नेट जो थे, उन्होंने डायरेक्टर को कन्विंस कर लिया आइंस्टीन को फटकार लगाने के लिए, क्योंकि आइंस्टीन के अंदर लैक ऑफ डिलिजेंस था। इन 1900 आफ्टर 4 years आइंस्टीन ने अपनी ग्रेजुएट पूरा कर लिया। आइंस्टीन ने अपना ग्रेजुएशन बहुत ही कम मार्क्स से और बहुत ही लो रेफरेंस के साथ पूरा किया। आइंस्टीन ने एवरी यूनिवर्सिटी और एवरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर उन्हें हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। ग्रेजुएशन के दौरान उनके जितने भी शख्स थे, उनमें से वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। वे अपनी लाइफ को चलाने पार्ट टाइम ट्यूटरिंग करते थे और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने रिलेटिव से मदद मांगने की ज़रूरत पड़ी। पॉलिटेक्निक के दौरान आइंस्टीन मिलेवा मैरिक से मिले। उनकी क्लास में वो एक ओनली फीमेल स्टूडेंट थी। मिलेवा जो थी सर्बियन थी। वो 3 साल अल्बर्ट आइंस्टीन से बड़ी थीं। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी फिजिक्स और मैथ में। इनफैक्ट वो मैथ में आइंस्टीन से भी बेटर थी। मिलेवा ने आइंस्टीन के शुरुआती के कई पेपर्स में मैथमेटिक्स में उनकी काफ़ी हेल्प की। अल्बर्ट और मिलेवा शेयर करते थे अपने पैशन फॉर साइंस के लिए और उन चीज़ों का विरोध भी करते थे जो कि कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी ने इस्टेब्लिश किया था। दे बिकम कलीग्स। वे कलीग्स बन गए, सोलमेट भी बन गए, इवेंचुअली लवर्स भी बन गए। आइंस्टीन के जो पेरेंट थे वे मिलेवा को पसंद नहीं करते थे और उससे शादी करने के लिए मना करते थे, बट आइंस्टीन केवल उन्हीं से शादी करना चाहते थे। आइंस्टीन के पास कोई करियर नहीं था, ना ही कोई इनकम थी कि वो एक वाइफ को सपोर्ट कर सकें। 1901 में मिलेवा प्रेग्नेंट हो गई। इनफैक्ट तब तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मिलेवा अपने घर सर्बियन लौट गई और वहाँ पे अपने बच्चे को डिलीवर किया। उनकी बेबी गर्ल जिसका नाम लिजरल था, उन्होंने अपनी बेबी को अपने सर्बिया वाले किसी रिलेटिव के पास छोड़ दिया। अपनी इस बच्ची को दुनिया से सीक्रेट रखा और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलने दिया और वह वापस स्विट्ज़रलैंड अल्बर्ट आइंस्टीन के पास वापस आ गई। काफ़ी समय तक, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के डेथ के भी काफ़ी डिकेड तक इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। अपने एक्शन के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन लाइफ में फेलियर और अंधकार की ओर बढ़ चुके थे। उन्होंने कुछ भी बेटर नहीं किया था। फाइनली 1902 में उनके पिता के दोस्त, जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे उनके पिता के, मार्शल ग्रॉसमैन, उनके स्विस गवर्नमेंट में पावर था। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को एंट्री लेवल पोजीशन इन द पेटेंट ऑफिस में काम करने के लिए सजेशन दिया। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस पोजीशन के अप्लाई किया। वह स्विस पेटेंट ऑफिस में 3rd क्लास के क्लर्क बन गए। इन द लेट ऑफ 1901 अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी पीएचडी थीसिस प्रोफेसर अल्बर्ट क्लेनर को सबमिट की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में एक प्रोफेसर थे। इन द लेट ऑफ 1902 आइंस्टीन के पिता की डेथ हो गई। आइंस्टीन के पिता हरमन उन्हें कभी भी एक सक्सेसफुल और सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं देख पाए, जैसा कि वह बाद में एक फेमस साइंटिस्ट बने। वह अपने पिता की मौत से बहुत ही निराश थे और वह इस चीज़ की उन्हें दुख भी था कि वह अपने पिता के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाए जैसा कि वह चाहते थे। उनके पिता के मौत के समय उनके पिता ने उन्हें मिलेवा से शादी करने की इजाज़त दे दी, पर उनकी माँ अभी भी इस चीज़ के खिलाफ थी। लेकिन अल्बर्ट और मिलेवा ने जनवरी 1903 में शादी की। उनके 2 बच्चे भी हुए जिनका नाम हैंस अल्बर्ट और एडवर्ड अल्बर्ट था, पर उनका यह मैरिज लाइफ
बहुत समय तक सरवाइव नहीं कर पाया और उनका डिवोर्स हो गया। और हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है। हमारे पहले के 2 चैप्टर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और हमारे नेक्स्ट चैप्टर भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।